एक झूठ को अगर बार बार दोहराया जाए तो वह सच हो जाता है। इस विचार को जिसने व्यवहार में तब्दील किया वह था हिटलर का प्रोपोगेंडा मिनिस्टर पॉल जोसेफ गोएबेल्स। गोएबेल्स ने अपने प्रभावी तरीके से झूठ बोलने के कौशल और प्रचार तंत्र के माध्यम से जर्मनी के लोगों को यह विश्वास दिला दिया था कि यहूदी ही उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, उन्हें जर्मनी से मिटा देना चाहिए। उसका मानना था कि यहूदी ही वो लोग हैं जिनके कारण जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में पराजय मिली, और अगर जर्मनी को अपना खोया हुआ गौरव हासिल करना है तो वह हिटलर के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। यहूदियों के प्रति जर्मन में नफरत भरने और राष्ट्र के लिए लोगों को हिंसक बनाने वाले गोएबेल्स का अंत बेहद निराशाजनक था। उसे अपने 6 बच्चों और पत्नी के साथ आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा था। चलिए जानते हैं गोएबेल्स की कहानी। गोएबेल्स का जन्म 29 अक्टूबर 1897 को जर्मनी के राइनलैंड में हुआ था। जन्म से विकलांग होने के कारण वह प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा नहीं ले सका था। अपने समय का उसने अध्ययन में इस्तेमाल किया। साहित्य दर्शन के साथ विभिन्न विषयों का अध्ययन कर पीएचडी की डिग्री हासिल की, लेकिन करियर में सफल न होने के कारण उसमें कुंठा भरती गई। इसके लिए वह जर्मनी के हालात को जिम्मेदार मानता था और जर्मनी के बदतर हालात के लिए यहूदियों को। पहले विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी की हालत खराब थी और हिटलर के नेतृत्व में नाजी विचारधारा तेजी से उभर रही थी। दोनों का मानना था कि यहूदी ही देश की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। 1924 में गोएबेल्स ने नाजी पार्टी ज्वाइन कर ली और हिटलर का करीबी बन गया। वहीं हिटलर के सत्ता में आते ही गोएबेल्स की भी किस्मत चमकी। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना तो उसने गोएबेल्स को अपना प्रोपोगेंडा मिनिस्टर बना दिया, जिसके बाद उसने हिटलर को जर्मनी में भगवान के तौर पर स्थापित करना शुरू किया। इसके लिए उसने प्रेस में हिटलर के खिलाफ आने वाली सारी खबरें प्रतिबंधित कर दी। नाजी विचारधारा का विरोध करने वाली किताबें जला दी गई। उसने मीडिया को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। हिटलर की आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने जर्मन इंजीनियरों से एक सस्ता रेडियो बनवाया और उसे पूरे जर्मनी में बेचा गया। चौराहों पर स्पीकर लगाए गए ताकि हिटलर के भाषण आसानी से लोगों तक पहुंच सके। मीडिया के अलावा उसने सिनेमा का भी हिटलर के विचारों को जर्मनी के लोगों तक पहुंचाने में भरपूर इस्तेमाल किया। उसने अमेरिकी फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया, जर्मन फिल्म इंडस्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया, प्रोपोगेंडा फिल्में बनवाना शुरू किया। इन फिल्मों के जरिए नाजी प्रोपोगेंडा और फेक न्यूज फैलाए जाते थे। फिल्मों की कहानी क्या होगी, एक्टर क्या होगा, सब गोएबेल्स खुद तय करता था। प्रोपोगेंडा कैसे काम करता था, इन 2 उदाहरणों से समझिए। साल 1940 के आसपास सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसके अनुसार बीमार और विकलांग लोग जर्मनी पर बोझ थे। नाजियों के अनुसार बेहतर था कि उन्हें मौत की सजा देकर उन पर दया की जाए। ये बात लोगों को समझाना आसान नहीं था। आखिर क्यों ही कोई अपने सगे संबंधियों की हत्या करने के लिए तैयार होता। इसलिए कार्यक्रम के पक्ष में माहौल बनाने के लिए गोएबेल्स ने प्रोपोगेंडा का सहारा लिया। उसने एक फिल्म बनवाई जिसका नाम था आई एक्यूज। फिल्म में एक ऐसे डॉक्टर की कहानी थी जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित अपनी पत्नी को मार डालता है। मामले में उस पर एक केस चलता है। केस में इस बात को स्थापित किया गया कि डॉक्टर ने अपनी पत्नी के साथ जो किया वो हत्या नहीं बल्कि दया थी। एक दूसरा उदाहरण देखिए। यहूदियों के विरुद्ध दुष्प्रचार के लिए गोएबेल्स ने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई, द इटर्नल ज्यू, जिसमें दिखाया गया कि यहूदी बेहद गंदे, असभ्य होते हैं। हालांकि तब वह जिस हालात में रह रहे थे वह उनकी गरीबी के कारण मजबूरी थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि वे जानबूझकर गंदगी में रहते हैं। हिटलर परिवार की धारणा को काफी तवज्जो देता था।
किसी को अगर तलाक चाहिए होता था तो पहले उसे हिटलर के पास आवेदन करना होता था। ऐसे में जब गोएबल्स का जर्मनी की एक्ट्रेस लीडा बारोवा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ तो उसने पत्नी से तलाक लेकर उससे शादी करने की योजना बनाई। तलाक के लिए हिटलर की मंजूरी जरूरी थी। लीडा बारोवा के प्रेम में वो इस कदर डूबा था कि अपना पद छोड़ने के लिए भी तैयार था। उसने हिटलर से कहा कि वो जापान जाकर बस जाएगा, लेकिन हिटलर अपने सबसे ताकतवर मंत्री को नहीं जाने देना चाहता था। उसने लीडा बारोवा को जर्मनी से बाहर भेज दिया और गोएबल्स से अपना रिश्ता निभाने को कहा। इस वाकये से हिटलर और गोएबल्स के रिश्तों में खटास आ गई, जिसका फायदा उठाकर उसके विरोधी हिटलर के करीबी बनने लगे। ऐसे में जल्द ही गोएबल्स को एहसास हुआ कि उसे दोबारा हिटलर के करीब आने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। इसी दौरान पेरिस में एक नाजी अधिकारी की 17 साल के यहूदी लड़के ने हत्या कर दी। गोएबल्स ने इस खबर के बहाने पूरे यहूदी समुदाय को जर्मनी में विलेन की तरह प्रस्तुत किया। जर्मनी में यह बात फैलाई गई कि यहूदी हमें मार डालना चाहते हैं, वो हमसे नफरत करते हैं। बस फिर क्या था, जर्मनी में यहूदियों का नरसंहार शुरू हो गया। सामूहिक हत्या का नेतृत्व खुद गोएबल्स ने किया। 9 नवंबर 1938 नाजी जर्मनी के इतिहास की काली तारीख है। इस रात को द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास नाम से जाना जाता है। वो रात जब जर्मनी की सड़कें कांच के टुकड़ों से पट गई थी। इस तारीख से पहले यहूदियों का आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार होता था, लेकिन उस रोज बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गईं। यहूदियों को घरों से निकालकर सड़कों पर घसीटा गया, दुकानें तोड़ दी गई, यहूदियों के पूजा घरों को आग लगा दी गई, हजारों मारे गए, जो बचे उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। रातों रात जर्मनी के लोगों के लिए यहूदी उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। इस घटना ने एक बार फिर से गोएबल्स को हिटलर के करीब ला दिया। 1941 आते आते गोएबल्स इतना ताकतवर हो चुका था कि उसकी बात हिटलर की बात समझी जाने लगी थी। वो जो भी बोलता था वो आखिरी बयान होता। यहां तक कि 1941 में सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध की घोषणा भी उसने ही की थी। हिटलर चाहता था कि उसके बाद नाजी जर्मनी की कमान गोएबल्स ही संभाले, लेकिन ये सिर्फ तभी संभव था जब जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता बनी। लेकिन अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में उतरने के बाद जर्मनी की हालत लगातार कमजोर होती गई। 1945 में मित्र देशों की सेना ने जर्मनी को पूरी तरह से घेर लिया। हिटलर नहीं चाहता था कि वो दुश्मन के हाथ जिंदा लगे। 30 अप्रैल 1945 को जर्मनी में एक बंकर में उसने खुद को गोली मारकर पत्नी इवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। इसके अगले ही दिन गोएबल्स ने अपने 6 बच्चों को जहर पिलाने के बाद पत्नी के साथ खुद भी खुदकुशी कर ली। उसने आदेश दिया कि मौत के बाद उसके शवों को जला दिया जाए, लेकिन पेट्रोल की कमी के चलते ये भी मुमकिन नहीं हो पाया था। रूसी सैनिकों को जब उनकी लाश मिली तो वो आधी जली हुई थी।